Hello everyone, welcome to your online institute MAS Maths classes and I am your teacher and friend Atish Safi. Today we discuss about our previous topic continuity and differentiability. Okay. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके अंदर आपके लिए खुशखबरी वाली बात है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा बचना चाहते हैं। तो इस टॉपिक को जो मैं समझाऊंगा इससे रिलेटेड आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसके अकॉर्डिंग जो होमवर्क था वही आपको करना है। इसमें से सिर्फ आपको टॉपिक समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें क्या क्या टॉपिक हमें समझना है। देखिए, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जो हमें टॉपिक समझने हैं वो मैंने हैश से बताए हुए हैं। आज की हमारी वीडियो में जो डिस्कस होंगे वो ये टॉपिक होंगे। सम फिक्स्ड फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। कुछ ऐसे फलनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हर एक वास्तविक संख्या पर सतत होते हैं। इसके बाद हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, सांख्यिकता का बीजगणित। उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन कंटिन्यूअस कब होता है और कब नहीं होता। इसके बाद हम एक सिग्नम फंक्शन, नया फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों ने ये फंक्शन 11th में नहीं पढ़े थे। और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो यहीं पर सॉल्व करेंगे, होमवर्क नहीं होगा। ओके, देखिए ये हमारे पास 5 टाइप के फंक्शन हैं जो हमेशा ही हर रियल नंबर पे, हमेशा हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन, एचर फलन एफ एक्स इक्वल्स टू के, वेयर के इज ए कांस्टेंट। फिर होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। ये क्या होता है ये आगे जब हम इसका प्रूव करेंगे तब बताएंगे। रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, ये भी इसके प्रूव में बताएंगे कि ये होता है हर रियल नंबर पे, एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन, ये भी हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ओके। देखिए अब इनका प्रूफ, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का प्रूफ करते हैं हम। कैसे होता है हर रियल नंबर कंटिन्यूअस? हमने क्या करा, आइडेंटिटी फंक्शन आप जानते हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, अभी हमने लिखा था ये होता है। हमने क्या करा, कोई भी रियल नंबर, हमें तो पता नहीं कौन सा है, हमने उस रियल नंबर को क्या रख लिया, सी मान लिया। ठीक है, लेट सी बी आ रियल नंबर, माना सी एक वास्तविक संख्या है। तब लिमिट निकालेंगे। देखिए इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्योंकि इसमें फंक्शन मैंने आपको बताया ना ब्रेक नहीं हो रहा, जहां ब्रेक होता है वहीं पर लेफ्ट राइट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ और सी प्लस एच। कंबाइंड लिमिट में ये फॉर्मूला लगता है, जानते हो, ए में होता है, हमने एक ही जगह सी रखा है तो सी प्लस एच हो जाएगा। ओके, फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं। फंक्शन आप समझ रहे हो, एक्स की जगह सी प्लस एच रिप्लेस हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच। अप्लाई कर दिया हमने लिमिट, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, सी प्लस 0 और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई सी। अब फंक्शन की वैल्यू देख लो, यहां पर एक्स की जगह पुट करो सी, आपको समझ में आ गया होगा। एफ सी भी कितना आ गया, वो भी सी आ गया। तो आपने क्या देखा, लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल आ गए, है कंटिन्यूअस। आया समझ में? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब छोटी छोटी कंडीशन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है और वो रियल नंबर हमने सी मान लिया। अब सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सी कुछ भी हो सकता है। ओके, ग्राफिकल तरीके से देखते हैं इसको हम कि ये कैसे होता है। देखिए जरा, आप जानते हो इसे अगर हम y मान ले तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यही तो होता है, सब बच्चों ने 11th में पढ़ा भी होगा। ये हो गया। अब इस पे कोई भी रियल नंबर ले लो, आपने मान लो 5,5 ले लिया, यानी 5 ले लिया, तो क्या वो इससे नहीं जाएगा? अगर आपने x की वैल्यू 7 रख ली तो y की वैल्यू 7 वो भी यहीं पे होगी, यानी हर रियल नंबर यहीं होगा। और आप देख सकते हो ग्राफ इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए क्या ब्रेक हो रहा है, बिना पेन उठाए बन गया सारा, नहीं तो कंटिन्यूअस हो गया ज्योमेट्रिकल फॉर्म से भी। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट था हमारा कांस्टेंट फंक्शन एचर फलन। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, किसी एक रियल नंबर सी लेट कर लिया। उसके लिए चेक करते, लेट सी बी आ रियल नंबर, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, कंबाइंड लिमिट चेक होगी, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आप देखिए जरा, इधर तो फंक्शन है यानी वेरिएबल में है, इधर आपको वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, तो आप सीधा उठा के सिर्फ कांस्टेंट रखेंगे, ना ही लिमिट अप्लाई हो पाएगी, तो सीधी सीधी लिमिट की वैल्यू के ही निकल के आएगी, यानी कांस्टेंट ही आएगी। जब लिमिट अप्लाई करने के लिए आपने क्वेश्चंस में भी देखा होगा, कहीं कहीं पे 5, 7 ऐसी वैल्यू आ जाती थी, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसमें हमें लिमिट अप्लाई करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। यानी जो आपको इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज दी थी उसमें शायद सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें 2, 3, 5 इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन था वो सारा ही, तो उनमें कहीं भी लिमिट अप्लाई नहीं कर पाते। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। ओके, अब हमने फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू कहां पर, सी पॉइंट पर। अब सी रखने के लिए इधर कोई फिर से जगह नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू भी के मिल रही है, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों ही के आ रही है, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। ओके, अब इसको बाई ग्राफ समझते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास में इसका ग्राफ कहीं से भी जा सकता है, कांस्टेंट है तो ना तो ऊपर को होगा ना नीचे को, कांस्टेंट है एचर, बिना हिलते डुलते एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेगा। सपोज दैट इसका ग्राफ ये चल के गया। अब आप देखो, मैंने जब ये बनाया तो किसी भी पॉइंट के लिए कहीं पे पेन उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा ना। किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हो, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू सतत रूप से बनता चला जाएगा, इसलिए सतत है, कंटिन्यूअस है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट। देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन भी हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर रियल नंबर के लिए हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसे करते हैं, देखो कैसे। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं या पॉलिनोमियल जो होता है, ये आप पढ़ चुके हो। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो सकता है। पॉलिनोमियल 9x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये हो सकता है। यानी पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी पावर एक इंटीजर की फॉर्म में होती है, जिनकी वेरिएबल की पावर इंटीजर की फॉर्म में होती है, या होल नंबर होते हैं, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर हो सकता है एक सीक्वेंस में, अपॉन में ना हो, माइनस में ना हो, वो सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होते हैं? चलिए तो आगे बढ़ते देखें। पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो लेट करेंगे वो कुछ इस टाइप से लेट करेंगे। हमने लेट कर लिया px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n। यानी कि कांस्टेंट से शुरू होकर एक एक पावर बढ़ती गई और n तक पहुंच गई। कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 8 पावर, कितने का भी हो सकता है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं इसमें इसका प्रूव कराऊं तो भी वही बात आएगी, लेकिन इसको वैसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर मैं छोटी छोटी बात करूं, ये कांस्टेंट, ये सिंगल वैल्यू का यानी सिंगल टर्म का एक फंक्शन, ये सिंगल टर्म का फंक्शन, ये सिंगल टर्म का फंक्शन, और आप अच्छे से जानते हो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। किसी भी रियल नंबर के लिए एक दो को हम चेक भी करके देख सकते हैं, ये भी कंटिन्यूअस है। इसी तरह लास्ट तक ये भी कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूटी का अलजेब्रा भी आगे आएगा, आपने देखा है। कंटिन्यूटी का अलजेब्रा यही कहता है कि फंक्शंस को आप ऐड कर लो या माइनस कर लो या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, वो तब भी कंटिन्यूअस होते हैं। यानी कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका प्लस, उनका माइनस, उनका मल्टीप्लाई, उनका डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो इन सबका सम भी तो कंटिन्यूअस होगा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, एक लाइन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, सिंस एवरी टर्म इन px is continuous, since
every term in px is continuous for every real number। क्योंकि px के सभी पद हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हैं, देन सम ऑफ ऑल ऑफ दीज, इन सभी का योगफल जो बनेगा वो भी तो कंटिन्यूअस होगा। देन सम ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। देन fx is continuous for every real number। मैं थ्योरी फिर से समझाता हूं क्या है। देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ओके, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हर एक टर्म हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, हर एक टर्म हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। एवरी टर्म इन px इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। तो उन सबका जो सम बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, और इन सबका सम क्या बनता है, इन सबका सम px ही तो बनता है, इसलिए px भी हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। आए सबको समझ? ओके, देखिए, रेशनल फंक्शन परिमेय फलन भी हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है, पढ़ते हैं। रेशनल फंक्शन को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रखते हैं हम, जैसे रेशनल नंबर को रखते हैं p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल फंक्शन क्या होगा, px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल। ये तो आप जानते हो, जब पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तभी तो रेशनल फंक्शन बनता है। तो इसी से इसका आंसर निकल के आता है। आप क्या लिख सकते हो, सिंस px एंड qx आर polynomial and polynomial also polynomial are continuous, then fx also कंटिन्यूअस। देखिए, px और qx दोनों पॉलिनोमियल है, और हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, तो उनका जो डिवाइड होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। उनका डिवाइड क्या बनाता है, उनका डिवाइड एक रेशनल फंक्शन बनाता है। दो पॉलिनोमियलों को अगर डिवाइड कर देते हैं आपस में तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, रेशनल फंक्शन बनाते हैं। और जब दोनों ही कंटिन्यूअस हैं तो उनका डिवाइड यानी रेशनल फंक्शन जो बना वो भी कंटिन्यूअस हो गया। ओके, देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन ये भी हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, बट मॉड्यूलस फंक्शन जब भी कहा जाता है उसे जब मोड के अंदर की वैल्यू एक पॉलिनोमियल हो। आपने कल एक क्वेश्चन किया होगा लास्ट वीडियो में कि मोड x अपॉन x, एक ऐसे किया होगा, एक ये किया होगा। ये दोनों मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, इनमें मोड का यूज हो रहा है। कभी आप कहोगे सर ये तो कंटिन्यूअस नहीं थे, और आप कह रहे हो कि ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है हर रियल नंबर के लिए। ये मॉड्यूलस यूज के साथ एक फंक्शन है, बट मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है। अब जैसे आप जानते हो कि 7x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 3x प्लस 9, अब इसको आप पॉलिनोमियल को ही कहेंगे। पॉलिनोमियल का दो बार यूज हो रहा है इसमें, इसी तरह से इसमें मोड का यूज हो रहा है। ये मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, मॉड्यूलस फंक्शन का इसमें यूज हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है मापांक फलन, ये हमेशा हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। अपने पॉइंट के लिए तो होगा ही, उसके अलावा हर रियल नंबर के लिए। जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, लेट सी बी अ रियल नंबर, देन लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। 1 मिनट।
वैल्यू रख लेते हैं इसके अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस 2 का मॉड अप्लाई कर देते हैं। c माइनस 2 का मोड आ जाएगा जब आप h यहाँ 0 रखेंगे, टेंड्स करेंगे, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, x टेंड्स टू c f x इक्वल्स टू, ये लिमिट की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ सी इक्वल्स टू सी माइनस 2, तो आपने क्या देखा, लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये क्या हुआ, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हुआ, और सी क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। ओके, चलिए अब हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखिए। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी होता है सततता का बीजगणित, यानी कि बीजगणित के अनुसार सततता में जोड़, घटा, गुणा और भाग करना। सिंपल सी बात है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, ये सब करना। ओके, तो देखिए हमारे पास में एफ एक्स और जी एक्स, या शॉर्ट में कह सकते हैं हम एफ और जी नाम के दो फंक्शन है, जो x इक्वल्स टू ए कोई पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों का सम या इन दोनों का डिफरेंस, यानी f प्लस जी या f माइनस जी ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू ए, यानी इन दोनों का प्लस या माइनस भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर x इक्वल्स टू ए पर। इन दोनों का डॉट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई भी x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूअस होगी। इन दोनों का डिविडेशन f अपॉन g, जहां पर g इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। यही होता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए, वैसे वरना मैंने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने उसमें इसका फोटो वगैरह सब नोट्स बना के भेजे हुए हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। देखिए इसको स्पेशल ब्रैकेट में दिखाया जाता है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर, और बता भी दिया जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमेशा इसको इसी ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। हमें इसके वो सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, वो सभी पॉइंट जिन पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अब मैं आपको इसमें पहले बता देता हूं, हमेशा याद रखना है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा इंटीजर पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन इंटीजर पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मैं लिख देता हूं छोटा सा पॉइंट, नॉन इंटीजर पे, नॉन इंटीजर इन पे क्या होगा, हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस, और इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस ऑलवेज। नॉन इंटीजर पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इंटीजर पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम पहले बाई ग्राफ समझेंगे, उससे जल्दी समझ में आएगा। देखिए इसका ग्राफ तैयार करते हैं हम। ग्राफ के लिए पहले आपको टेबल से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो खासियत है वो समझनी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या खासियत रखता है, देखिए इसके अंदर जब भी आप x की वैल्यू नॉन इंटीजर रखेंगे तो ये अपने पॉइंट के बाद की वैल्यू को तो भूल जाएगा, उससे पहले जो इसकी इंटीजर वैल्यू है उसके इक्वल y में वैल्यू मिलेगी, यानी fx में। यानी 1.1 है तो 0.1 नहीं आएगी, सिर्फ 1 पे वैल्यू मिलेगी। 1.5 की कहां पे मिलेगी, 1 पे। 1.9 है तब भी 1 पे ही मिलेगी। कहने का मतलब हुआ पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी fx में, किसकी मिलेगी, सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू। 2.3 नॉन इंटीजर है तो क्या वैल्यू देगा, 2। 2.7 क्या वैल्यू देगा, ऑल्सो 2। 3.2 क्या वैल्यू देगा, 3। 3.9 क्या वैल्यू देगा, ये भी 3 देगा। और देखिए इंटीजर पे क्या वैल्यू देगा, नॉन इंटीजर पे तो इंटीजर देगा और इंटीजर पे भी इंटीजर ही देगा। 2 पे भी क्या देगा ये 2, 3 पे भी क्या देगा 3, 4 पे भी क्या देगा 4। इसीलिए इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि अपना इंटीजर ही देगा ये। नॉन इंटीजर रख लो या इंटीजर रख लो, दोनों कंडीशंस में ये क्या देगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा fx यानी y में। लेकिन कौन सा इंटीजर देगा नॉन इंटीजर पे, जो उसके पास में इंटीजर लिखा होगा। सिंपल सा फंडा याद रखने का, अगर 1.9 है तो आप ये मत सोचना लगभग 2 दे देगा, नहीं, आप यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं कर रहे, जोड़ घटा गुणा भाग
हिसाब किताब नहीं चल रहा है यहाँ पे। 1.9 है तो 1 इंटीजर क्या है इसमें 1। 2.3 में डेसिमल को हटा दे तो इंटीजर 2 है। 2.7 का इंटीजर 2 है। 3.9 का इंटीजर 3 है। 3.2 का भी इंटीजर 3 है। और इंटीजर का इंटीजर तो खुद है क्योंकि ये 3.0 है तो भी 3, 2.0 है 2। समझ में आया इंटीजर और नॉन इंटीजर कहाँ पे कैसे वैल्यू देगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग इन्हें ग्राफ पे रखते हैं। देखिए जरा 1.1 लगभग कहाँ पे होगा, यहां को मान लेते हैं, थोड़ा सा इससे आगे यहां हो गया 1.1। कितनी वैल्यू दे रहा है उस पे 1, तो कहां बना ये वाला पॉइंट, यहां पर। ओके, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको हम। 1.5 कहां होगा लगभग यहाँ, ये भी कहां बना यहां, और इनके बीच में कोई और नॉन इंटीजर रखे तो भी यहीं, तो यहां से यहां तक ऐसे ही चलता जा रहा है। ये कहां तक पहुंचेगा 1.9 का, वो भी यहीं पर। तो आपने क्या देखा, अगर मैं इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊं कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नॉन इंटीजर हैं सब पे वैल्यू y में कितनी मिलेगी, ये y होता है ना, y में वैल्यू कितनी मिलेगी 1 ही मिलेगी। कहां तक, 2 से पहले पहले। 2 के बाद 3 से पहले पहले कहां पे वैल्यू मिलेगी, 2 पॉइंट समथिंग में 2 पे मिलेगी। तो कहां पे मिलेगी 2 पे, यहां से लेके यहां तक। 3 पॉइंट समथिंग में कहां पे मिलेगी, 3 पॉइंट से आगे जाएंगे, मतलब 3 और 4 के बीच वाली वैल्यू कहां मिलेगी 3 पे, यानी यहां पर। अब इसकी बात करते हैं, 1 के लिए कहां मिल रही है 1। जब 1 रखते हैं हम तो 1 ही मिलती है, यानी ये पॉइंट यहीं का यहीं मिल जाता है। जब 2 रखते हैं तो 2 पे 2 मिलती है हमें वैल्यू, 2 रखते हैं तो 2 मिलती है, यानी यहां मिल जाता है। ये देखिए 3 रखते हैं तो 3 मिल जाती है। ऐसे ही आगे 4 वाला भी होगा, हालांकि छोड़ो, हमने इतना ग्राफ तैयार नहीं किया है, उसको छोड़ देते हैं हम, कोई बात नहीं, उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, हमने यहाँ पर देखा कि 1.9 पे 1 मिल रही थी, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है 2 इसमें थोड़ी नहीं आ रहा है, 2 तो ऊपर जा रहा है, इसलिए डार्क हमने कहाँ लगाया है 2 पे लगाया है। 3 पे ये वैल्यू यहाँ तो नहीं मिल रही, यहाँ मिल रही है, सॉरी यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ मिल रही है, तो यानी यहाँ वैल्यू नहीं है, ऊपर वैल्यू है। इंटीजर पे मिलेगी, नॉन इंटीजर पे पिछले इंटीजर पे मिलेगी। समझ में आया। अब आप इसके अकॉर्डिंग ही देख सकते हो कि ये नॉन इंटीजर पर तो कंटिन्यूअस है और इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है। कैसे, आपने कोई एक नॉन इंटीजर उठा लिया, सपोज दैट 1.5 उठा लिया, कहां पर है 1.5 में, देखिए जरा, लगभग 1.5 यही तो है। अब जरा चेक करना अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, 1.5 की लेफ्ट लिमिट, 1.5 की राइट लिमिट और 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों ये रही। अब मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं 1.5 के लिए। लेफ्ट से आए, 1.5 से होते हुए राइट को चले गए, क्या मैंने कहीं पर अपना मार्कर यानी पेन उठाया, बिना उठाए बन गया 1.5 का। तो जब बिना उठाए बन जाएगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आपने देखा नॉन इंटीजर था 1.5 तो उस पर कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही किसी और नॉन इंटीजर का भी हम चेक कर सकते हैं। मान लो आपने 2.3 ले लिया, लगभग 2.3 यहां को होगा। अब इधर से मैं ग्राफ बना के लाया इसकी लेफ्ट साइड से, पॉइंट पर पहुंचे, फंक्शन की वैल्यू और आगे, बिना पेन उठाए ही हमारा पूरा ग्राफ बन गया। तो यहां पर भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं हम इसी तरह से नॉन इंटीजर पर कंटिन्यूअस कहीं भी चेक कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की, सॉरी इंटीजर की। 1 ले लेते हैं या 2, सबके लिए चेक करते हैं। देखिए अगर मैंने लिया 1, एक्स की वैल्यू कितनी ली 1, एक्स की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, y की वैल्यू मिलती है हमें 1, बिल्कुल ये मिल गई। चलो ये वाले से पहले हम 2 वाले पे समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी से समझ में आएगा इस पॉइंट से। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू कितनी मिली, वो भी 2 मिली। अब जरा इसके लिए चेक करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड ये रही, इसकी राइट साइड ये रही। अब जरा बताना ये ग्राफ बिना पेन उठाए बन गया क्या, यहां पहुंचे, पेन उठाया यहां पहुंचे। वैसे भी देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये डार्क और ये खोखला हिस्सा एक साथ होने चाहिए, यानी ये ब्रेक हो रहा है, ये तो टूट रहा है, खुद ही पता है आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन से। कहने का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट, यानी पूरा ग्राफ बिना पेन उठाए बनना चाहिए था, जो नहीं बन रहा है। 3 पे चेक कर लो, 3 का पॉइंट यहां मिल रहा है, लेफ्ट लिमिट इधर मिल रही है, राइट लिमिट इधर मिल रही है, बिना पेन उठाए नहीं बन सकता, यानी ब्रेक हो रहा है ग्राफ। या दूसरे शब्दों में समझो, ये वाला डार्क हिस्सा और ये वाला खोखला हिस्सा एक साथ अंदर होने चाहिए ऐसे, जबकि ऐसे नहीं है, यहां से टूट के यहां पहुंच गया है। आया समझ में। तो
इंटीजर पे क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही 1 के लिए, अब मैं कह रहा था ना पहले, इससे समझते हैं, 1 के लिए करते हैं। देखिए 1 के लिए क्या है, 1 के लिए डार्क हिस्सा तो ये है, लेकिन 1 से जो पीछे के पॉइंट रहेंगे उन पे आपका ग्राफ यहां मिल रहा होगा, ऐसे, ये वाला। तो आप देख सकते हो, ये वाला, सॉरी ये खोखला है यहाँ पे, ऐसे। तो यहां पर भी तो टूट रहा है ये, क्या लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बिना पेन उठाए और फंक्शन की वैल्यू बन रही है, किसी भी इंटीजर के लिए नहीं बन रही, लेकिन नॉन इंटीजर के लिए बन रही थी। तो आपको समझ में आ गया, नॉन इंटीजर पर कंटिन्यूअस, इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस। अब इसको हम वैसे वर्किंग में करते हैं, कैसे होगा। देखिए मैंने ये रफ नहीं किया है क्योंकि ये अभी यूज करेंगे हम। यहां देख लीजिए, केस फर्स्ट, लेट सी बी नॉन इंटीजर, सी एक नॉन इंटीजर है, तब आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, इसे h की तरह नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट में थोड़ा जल्दी से हो जाएगा ये, वरना उसमें काफी बड़ा हो जाएगा। x टेंड्स टू c, और यहां पर हमने फंक्शन कितना है हमारे पास, x। अब यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे इसको, लिमिट को, तो यहां पर क्या बनेगा, ये c तो बनेगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू c, लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू c, x टेंड्स टू c के लिए, ठीक है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेनी है, एफ सी कितना आ गया, ये भी एफ सी क्या आ गया, c। तो आपने क्या देख लिया, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, कब, नॉन इंटीजर के लिए। ग्राफ से आपको पता ही कैसी थी, तो नॉन इंटीजर के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और नॉन इंटीजर, ओके। अब हम इंटीजर के लिए करेंगे सेकंड केस। देखिए सेकंड केस, लेट सी बी आ इंटीजर, सी एक इंटीजर है, तब इस कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना है। इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हमेशा आता है कि कोई इंटीजर दे दिया जाता है कि इस इंटीजर पे चेक करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। नॉन इंटीजर के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि नॉन इंटीजर पे तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c का निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव दोनों करनी है, क्योंकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस आना है, और डिसकंटिन्यूअस जब भी आ सकता है जब लेफ्ट और राइट अलग अलग होंगे, इसलिए आपको लेफ्ट राइट यहां निकालनी ही पड़ेगी। रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा, रीजन वैसे आपके सामने है। देखिए जरा, आपने देखा कि 2.3 हो या 1.9 हो, दोनों पर वैल्यू क्या मिल रही है, एक पर 1 मिल रही है, एक पर 2। कहने का मतलब अगर आपके पास में एक वैल्यू 2 है, 2 एक इंटीजर होता है, 2 में कुछ ऐड कर दो 2.3, तो इंटीजर क्या मिलेगा 2। 2 में से कुछ माइनस कर दो, 1.1 माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा आपको 1.9, उस पर वैल्यू कितनी मिल रही है 1। कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीजर में अगर ऐड करोगे तो जो इंटीजर था वो वैल्यू मिलेगी, इंटीजर में से अगर माइनस करोगे तो उससे एक कम इंटीजर मिलेगा। बात नहीं आई अभी भी समझ में, देखिए समझिए 2.3 कैसे बनता है, 2.3 बनता है जब 2 में आप प्लस करते हो 0.3, और इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू मिलती है आपको 2। बट जब 2 में से आप माइनस करते हो 0.1, तो ये बनता है आपका कितना 1.9, और उसके लिए इंटीजर की वैल्यू क्या मिलती है 1। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी इंटीजर में से कुछ माइनस करते हैं तो एक कम इंटीजर बनता है, 2 में से माइनस करा तो 2 में से एक कम 1 इंटीजर। 2 में अगर आपने कोई नॉन इंटीजर या कोई पॉइंट में कोई वैल्यू ऐड करी तो आपको वो इंटीजर मिलता है। तो यहां से दो कंडीशन सीखी आपने। अगर c एक इंटीजर है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, c एक इंटीजर है, h कोई लीस्ट वैल्यू है, पॉइंटों में कोई वैल्यू है, अगर c में आपने h कोई वैल्यू ऐड कर दी, कोई वैल्यू ऐड कर दी, तो वो ही वैल्यू मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर कोई वैल्यू ऐड कर दी तो वो ही वैल्यू मिलेगी y में। समझ में आया। और अगर आपने भैया इसमें से कुछ माइनस कर दिया इंटीजर में से, अगर सपोज दैट आपके पास में 2 था और 2 में से आपने माइनस कर दिया 0.1, 2 में से आपने माइनस कर दिया, तो आपको 2 - 1 यानी कि c में से एक कम, जो इंटीजर था उसमें से जरा सा ही माइनस करती एक इंटीजर कम हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। यहां पर बात कर लेते हैं हम, सपोज दैट ये 3.9 है, 4 में से अगर ये वाला कर लेते हैं, चलो
3.2 कब आएगा? जब 4 में से 0.8 माइनस करोगे। आपने 0.8 माइनस करा, आपको वैल्यू क्या मिली? 3। तो 4 में से आपने जरा सा माइनस करा, आपको 4 माइनस 1 3 मिल गया। तो सी में से जरा सा लीस्ट वैल्यू माइनस करते ही आपको सी में से एक कम मिल गया। बात समझ में आई? कोई डाउट? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ और सी माइनस एच। पॉइंट हमने सी लाइट कर रखा था, उसी के लिए हमने जरूरी नहीं हर बार ये करें। लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है? एफ एक्स का मतलब एक्स है, तो एफ सी माइनस एच का मतलब सी माइनस एच, और इस ब्रैकेट के अंदर। अब समझिए फिर से, देखो वही बात हो गई। अगर किसी इंटीजर में से कोई लीस्ट यानी पॉइंटों में कोई नंबर माइनस कर देते हैं तो वो अपने से पिछले इंटीजर पे चला जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 में से 0.3 माइनस करा तो 4.7 के लिए जो वैल्यू मिलेगी एफ एक्स में वो हमेशा आपको 4 मिलेगी। तो सी माइनस एच के लिए क्या मिलेगी? सी माइनस 1 मिलेगी। ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। सी माइनस इंटीजर के लिए सी माइनस एच सी माइनस 1, सी प्लस एच ओनली सी। बात समझ में आई? चलिए तो यहां पर वैल्यू आ गई है किसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट यहां को निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, ये अलग है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच। पहले तो हमने यहां से वैल्यू रखी, कितना आएगी? सी प्लस एच, और इस ब्रैकेट के अंदर अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अगर 3.5 आया तो 3.5 जो है उसके लिए क्या वैल्यू मिल रही है? 3। तो अगर सी प्लस एच है तो क्या वैल्यू मिलेगी? सी। 3.3 प्लस 0.5 तो 3 मिल रही है, तो सी प्लस एच के लिए क्या मिलनी चाहिए? सी। सी प्लस एच के लिए सी, और सी माइनस एच के लिए सी माइनस 1। अगर ज्यादा आपको डीपली डिटेल में ना समझ में आई हो बात तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। सी माइनस एच के लिए सी माइनस 1, सी प्लस एच के लिए ओनली सी। तो आपने क्या देखा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर। किसी इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीजर के लिए ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। यही था आपका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? बहुत ही इजी फंक्शन है, हमेशा याद रहेगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है जिसमें अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1, x की वैल्यू 0 है तो 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो 1। और यहां पर ये 0 के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ सिग्नम फंक्शन वो होता है जिसमें फंक्शन के लिए सिर्फ रेंज में 3 ही एलिमेंट मिले, डोमेन में नहीं। डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैंने यहाँ 0 के लिए करा है, 0 के अलावा किसी और के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन में तो कुछ भी हो वो रियल नंबर, लेकिन रेंज के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट मिले, -1, 0 और 1। तो ऐसा फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है रियल नंबर का जिसकी रेंज -1, 0 और 1 हो सिर्फ, और उसमें भी 0 से छोटे रियल नंबरों के लिए -1 हो, 0 से बड़े रियल नंबर के लिए 1 हो, और 0 के लिए 0 हो। लेस देन 0 जितने भी आएंगे उन सब के लिए -1 हो, ग्रेटर देन 0 उन सब के लिए +1 हो, और 0 के लिए 0 हो। ऐसा फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है जिसमें -1, 0 और 1 ये रेंज हो। ओके, समझ में आया? तो आपको इसको करना है, अपने आप से कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, 0 पर आप चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिलेगी, राइट हैंड लिमिट +1 मिलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so it is not continuous function at x equals to 0। समझ में आ गया? अपने आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।